हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपसे हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट टॉपिक पोलर फॉर्म। तो उससे पहले हम लोग फिर से रिकॉल करेंगे कि सबसे पहला मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि पिछले वीडियो में डिस्कस किया था मैंने, बस रिकॉल कर रहा हूँ इन चीजों को। ठीक है, क्या था कि लेट z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, दैट इज जिसको आप ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ इस तरह। ये कौन सा एक्सिस था, इसमें रियल पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा है, z का रियल पार्ट कौन सा है x, एंड इमेजिनरी पार्ट कौन सा है इसका y। यही था ना आपका, जिसको आप ऑर्डर पेयर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हो। अब इसको जब आप ग्राफ पे डालते हैं, यहाँ पर ये रियल एक्सिस था आपका, ये इमेजिनरी एक्सिस था आपका, और तब जाके आप इस z को कॉम्प्लेक्स नंबर को यानी इस पॉइंट को आप यहाँ पे रिप्लेस किए थे p x y, तो कुछ इस तरह का था ओ p। सही है ये आपका। और मॉडुलस के बारे में क्या बताए थे आप पिछले वीडियो में कि मॉडुलस जो है वो लेंथ है किसके बीच में, ऑरिजिन से लेके उस पॉइंट के बीच का वो लेंथ है। मतलब मॉडुलस ऑफ z इसी को बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ z इसी को बोलते हैं, और इसी का एक और नाम लिए थे हम लोग r। सही है चीज। जब इसको हम लोग ग्राफ पे डाल दें तो इसका फॉर्मूला निकल के आया था आपका, ये था टोटल x आपका रियल एक्सिस पर, और ये था आपका y। तब जाके मॉडुलस ऑफ z पाइथागोरस थ्योरम से निकाले थे हम लोग। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू r इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही था मॉडुलस जो हमने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। हमको पोलर फॉर्म में इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब एक चीज नेक्स्ट, इसी में आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की रिक्वायरमेंट। तो ये आर्ग्यूमेंट है क्या, ठीक है, इसका एक और नाम है आपका यहाँ पर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इस नाम से भी जाना जाता है। सिंबल क्या है इसका, तो ARG ऑफ z सिंबल, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। या फिर इसका दूसरा नाम जो है और AMP ऑफ z। ये दो सिंबल है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z यानी ARG ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z AMP ऑफ z। ठीक है, अब ये है क्या, किस तरह से काम करता है उसको देखते हैं हम लोग। जैसे इस ग्राफ को यहां बनाए हम लोग, ठीक है, तो ये P था आपका XY, ये ऑरिजिन था, यही है ऑरिजिन है, ये PXY लिए हम यहाँ पर, ठीक है, और फिर इसको ऑरिजिन से जोड़ दिए यहां तक, तो ये जो लेंथ है वो तो आपका मॉडुलस कहलाएगा, ये आपका मॉडुलस कहलाएगा। ठीक है, ये तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है आपका, ये रियल एक्सिस इसको बोलते हैं ना, ये रियल एक्सिस बोलते हैं हम लोग। तो ये जो इंक्लाइनेशन तैयार करेगा यहां से लेके वो लाइन तक, ठीक है, थीटा, यही कहलाएगा आपका आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यानी हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में उसको बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो इंक्लाइनेशन बनाया है, ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हो, अगर यहां कहीं से भी एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट से आप आगे बढ़ते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन से आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप ये चीज को ध्यान दें कि आप जिस पॉइंट पे भी खड़े हैं और वहां से अगर आप बढ़ते हैं, तो आगे या तो पीछे जाओगे आप, तो आगे अगर आप बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से वैल्यू बढ़ता है अगर, तो वो कहलाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन। और आप पीछे की तरफ जाते हैं जिसकी वजह से वैल्यू घट रहा है, तो वो कहलाएगा नेगेटिव डायरेक्शन। जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 है, आप 1 पे खड़े हो, आगे जाओ, बढ़ेगा वैल्यू, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। 1 2 3 4 5। अगर आप 3 पे खड़े हो, 3 से आगे जाओगे 4 5, वो पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। और 3 से नीचे आओ 2 1, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। तो
तो याद रहे हमने बोला पॉजिटिव डायरेक्शन, ना कि पॉजिटिव पोजीशन। ठीक है, तो कहीं भी खड़े रहिए आप, बस वहां से आगे बढ़ने पे वैल्यू बढ़ना चाहिए, उसी को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो जब भी पॉजिटिव डायरेक्शन से कोई लाइन इंक्लाइन करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, क्या बोलेंगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब देखते हैं हम लोग कि ये थीटा जो है आपका, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो राइट ट्राइंगल आपके पास है यहां पर एन राइट ट्राइंगल। ठीक है, क्या है? ओ ए पी, राइट ट्राइंगल ओ ए पी। ठीक है, अब इसमें देखो आप यहां पर, तो इस हिसाब से ये वैल्यू आपको पता है x, जो कि रियल पार्ट है इसका। ठीक है, रियल पार्ट है, और ये वैल्यू आपको पता है जो कि y है, और इसके हिसाब से ये इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये वाला कहानी, यानी रियल और इमेजिनरी तो आपको मिल जाएगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है राइट ट्राइंगल में, ये कहलाता है आपका बेस। ये कहलाता है आपका बेस, और ये कहलाता है आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा यहाँ पर कि P बाय B, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस को हम लोग tan थीटा के नाम से पहचानते हैं। सही है, तो सच दैट tan थीटा इक्वल्स, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया इसका यहाँ पर? AP, परपेंडिकुलर हो गया इसका AP, और बेस इसका हो गया OA। ठीक है, जिसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर कि tan थीटा इक्वल टू AP का वैल्यू है मेरा y, AP का वैल्यू है मेरा y, और OA का वैल्यू है मेरा यहाँ x। ठीक है, ये कहानी आपके पास आता है निकल के। ठीक है ना, तो हालांकि ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका, ट्रिगो जो है वो सर्कुलर फंक्शन है, तो ये पॉइंट चाहे इधर हो या इस घर में हो, चाहे इस घर में हो चाहे इस घर में हो, तो ये किसी भी घर में हो सकता है। तो इस सेफ्टी से बचने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर कि इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ y बाय x। मॉडुलस का यूज करते हैं हम लोग, और इसके लिए फॉर्मूला ऑलरेडी पहले से सेट किया हुआ रहता है। ठीक है ना, तो जिसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, इसको भी हम यहाँ पर घेर हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पर, और लिखते हैं सिंपली कि देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा वेयर अल्फा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ y बाय, ये कहानी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका थीटा इक्वल्स टू, एंगल आप कंपेयर कर लो, आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है, इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मिल जाएगा। बेहद सिंपल है ये। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा नोट्स के तौर पर यहाँ देखते हैं। ठीक है, मेरा नोट्स हो जाएगा यहाँ पर कि आपने पाई का वैल्यू क्या पढ़ा था क्लास 10th में? 22/7। ठीक है, अब पाई का वैल्यू आपने पढ़ा होगा, पहला पाई का वैल्यू 22/7 क्लास 10th में, लेकिन ये पाई का वैल्यू होता है लेंथ के हिसाब से। तो अब जो हम लोग एंगल में पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, एंगल में, तो एंगल में पाई का वैल्यू पढ़ेंगे 180 डिग्री। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना पढ़ेंगे? 180 डिग्री, जो कि एंगल के हिसाब से होता है। क्यों होता है, किस तरह से आता है, ये हम लोग इसको ट्रिगो के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, फिलहाल पाई का वैल्यू 180। और दूसरा चीज आपने अभी देखा था कि एंगल कैलकुलेशन जो होता है हमेशा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से होता है। एक्स एक्सिस का कैलकुलेशन, सॉरी, एंगल का कैलकुलेशन आपका हमेशा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से होता है। तो मतलब ये क्या करेगा, ये हमेशा यहां से शुरुआत, ठीक है, इस जगह से, ठीक है ना, तो यहां से अगर आप शुरुआत करते हो तो ये 0 डिग्री, ये पूरी तरह से परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री, ठीक है, जो कि 180 का हाफ होता है। या फिर 90 से आप डिवाइड कर दो 180 को, तो 2 टाइम्स, तो π/2 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा आपका π/2। ये कंप्लीट एंगल यहां बना, तो ये हो गया पाई, यानी कि 180 डिग्री, 180 डिग्री। फिर 90 प्लस पाई कितना हो गया? 270 डिग्री।
तो यहाँ हो गया आपका 270 डिग्री, यानी π/2 का ट्रिपल। एक यहां से एक हुआ, ये 2 हुआ, फिर यहां से 3, यानी 3π/2, 90 का 3 गुना। ठीक है, और उसके बाद पूरा एक कंप्लीट एंगल बनाया ये 360 डिग्री, यानी कि 2π, 180 का डबल। ठीक है, तो ये कहानी है आपका, जो कि ट्रिगो में हम लोग को एक्चुअली देखना है। बस यहाँ नॉर्मल सा कैलकुलेशन हम इसको यूज कर रहे हैं। तो ये कहानी आप याद रखिएगा हमेशा, यहां से लेके यहां। ठीक है, यानी कि सेकेंड में आ जाता है आपका इसका डायरेक्शन, सेकेंड में आता है इसका डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर वो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया इसका, इस तरह से कौन घूमता है, घड़ी। ठीक है, तो ये चीजों को, इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और जब भी एंगल इस क्लॉकवाइज में घूमेगा तो यहां पर ये आपको नेगेटिव एंगल फॉर्म करके देगा, नेगेटिव एंगल। ठीक है, और वही चीज ये घड़ी का उल्टा दिशा अगर घूमे, ठीक है, ये घड़ी का उल्टा दिशा हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और जब भी इसमें घूमेगा तो ये पॉजिटिव एंगल फॉर्म करे, ये पॉजिटिव एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं हम लोग कि अगर वो 0 डिग्री से, बताइए 0 डिग्री से अभी मूव करा रहे हम, तो 0 डिग्री, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया 0 डिग्री से, इस तरह से घड़ी का उल्टा दिशा हो गया। तो उल्टा दिशा में घूमने से एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए 0 + थीटा यहाँ पर। यहां से अगर वो घूमता है यहाँ पर, ठीक है, तो π/2, ठीक है, 90 डिग्री से ये घड़ी के उल्टा दिशा में घूम रहा है, तो π/2 से एंगल पॉजिटिव हो जाएगा +θ। यहां से अगर वो घूमता है तो π + थीटा। ठीक है, यहां से अगर घूमा वो तो 3π/2 + थीटा। ठीक है, और 2π पर आकर ये घूमता है तो 2π - थीटा, सॉरी +θ। तो ये सभी के सभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किए हैं, इसलिए एंगल क्या हुआ आपका, हर जगह +θ यानी पॉजिटिव बना हुआ एंगल। ठीक है, वहां से अगर यही क्लॉकवाइज घूमता यहां से ये, ठीक है, यहां से क्लॉकवाइज घूमा तो 0 से घूमा तो 0 से नेगेटिव हो गया, क्योंकि क्लॉकवाइज घूमने से एंगल नेगेटिव होता है। यहां से घूमा वो तो 2π से घूमा, इसलिए 2π - थीटा हो गया। यहां से वो घूमा अगर वो, तो ये हो जाए कितना, 3π/2 है ना, तो 3π/2 से एंगल नेगेटिव हो जाएगा आपका। ये पाई से घूमा वो, ठीक है, तो π - थीटा हो गया। यहां से घूमा वो चीज तो π/2 - थीटा हो गया। यानी याद रहे, जब भी वो क्लॉकवाइज, दैट मीन्स घड़ी की दिशा में मूवमेंट करता है तो एंगल नेगेटिव होगा, और घड़ी के उल्टा दिशा में अगर वो मूव किया तो एंगल क्या होगा उसका, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कहानी था, हमको देखना था यहाँ पर। और एक और चीज आप देख सकते हो कि हालांकि इस तरह से मूवमेंट किया है तो सबसे पहले ये आया, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट आप 10th में भी पढ़ेंगे, जब सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में बांटा जाता है तो उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, और एक नॉर्मल सा कहानी जो ज्यादा आपको फिलहाल यहाँ ध्यान नहीं देना है, फिर भी आप देख लो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग क्या करते हैं, सरकारी घर मानते हैं, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं यहाँ पर सबके सब पॉजिटिव होते हैं, सबके सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट जो है वो साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक का घर होता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट टैन या फिर उसका रेसिप्रोकल कॉट का घर होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक का घर होता है। ये चीज आपका, ठीक है, इतने चीजों को आप ध्यान दो, और कुछ भी फिलहाल आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। एक लास्ट पॉइंट इसमें याद करिएगा, थर्ड पॉइंट, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्स एक्सिस पर आता है, यानी एक्स एक्सिस यानी ये वाला 0 डिग्री पाई, ठीक है, 0 डिग्री पाई, ठीक है, फिर आया 2π, फिर घूम के आइए 3π,
यानी इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। अगर ये एंटी क्लॉक घूमता है तो इस तरह से पॉजिटिव एंगल फॉर्म करता जाएगा, ठीक है। अगर ये घूमता क्लॉकवाइज तो उसमें क्या करेगा, ये नेगेटिव एंगल फॉर्म करेगा। तो फिलहाल हम पॉजिटिव एंगल की ही बात करते हैं इसमें सिर्फ, ठीक है, पॉजिटिव एंगल। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्स एक्सिस पर आएंगे तो क्या होगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, डज नॉट चेंज, नो चेंज, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा आपका, ठीक है। लेकिन जब भी वो वाई एक्सिस पर आएंगे, वाई एक्सिस, ठीक है, यानी कि π/2 सबसे ऊपर 90 डिग्री वाई एक्सिस पर आएंगे 3π/2, ठीक है। और भी ये मूवमेंट कर सकता है यहाँ पर, तो यहां से फिर ऊपर जाता है तो आपको आएगा 5π/2 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये चलता जाएगा, ठीक है। तो जब भी ये वाई एक्सिस पर आएगा इसमें बदलाव होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, तो हम लोग चर्चा करेंगे इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो हम लोग सिर्फ जितने भी अभी यूज करेंगे सबके सब एक्स एक्सिस का यूज करेंगे, ठीक है। फिर भी किसमें कौन बदलाव करता है उसके बारे में यहाँ पर देख लो आप। अगर साइन फंक्शन है वो कॉस में बदल जाएगा, कॉस है साइन में बदल जाएगा, टैन है तो वो कॉट में बदल जाएगा, और कॉट है तो टैन में बदल जाएगा, और लास्टली कॉसेक है तो सेक में बदल जाएगा ये, और सेक है तो कॉसेक में बदल जाएगा, ठीक है। आगे की बदलाव किस तरह से होंगे ये वो देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया क्वेश्चन, फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमको मॉडुलस या आर्गुमेंट कुछ भी फाइंड करना है तो उससे पहले इसका क्या करना होगा, हम लोग लेके चले थे, याद होगा, z = x + i/y, ये फॉर्मेट में, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं x = क्या था, रियल पार्ट था z का, तो रियल पार्ट यहां पर कौन सा है आपका 2 है, ठीक है। एंड y = ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है आपका, तो इमेजिनरी पार्ट हम यहां पर निकाल लेते हैं, क्या होता है आपका 2 होता है, ठीक है। तो रियल x का वैल्यू भी निकाल लिए हम यहाँ पर, y का वैल्यू भी निकाल लिए, ठीक है। तो मॉडुलस आपको याद होगा फॉर्मूला था कि सिंस मॉडुलस ऑफ z, जिसको आप रेडियस के नाम से भी पहचानते हैं, ठीक ना, तो इसका फॉर्मूला क्या था, √x² + y², यानी कि रियल पार्ट का भी स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर। तो x यानी रियल पार्ट कौन सा है यहाँ पर 2, तो इसका हो गया 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कितना है 2, कुल मिला के इसको सॉल्व करें √4 + 4 यानी √8, यानी जिसको आप लिख सकते हो 2√2। मॉडुलस आपको मिल गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। अब आते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z पर, यानी थीटा। हमको यहां निकालना है इसका आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट कैसे निकलेगा यहाँ पर कैसे, एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ये x एक्सिस था और ये आपका y एक्सिस था, याद होगा, ठीक है। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है। आप सभी को मालूम होगा कि इधर x एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यू होता है, इधर नेगेटिव वैल्यू होता है, y एक्सिस पर ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होता है और नीचे नेगेटिव वैल्यू होता है, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब करना क्या है आपको, सो देखिएगा चीज, x का वैल्यू जो आया है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, x का वैल्यू आया है कितना, वैल्यू कुछ भी आए, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये बताइए, पॉजिटिव है, ठीक है। तो बताओ x पॉजिटिव किधर है, इधर x पॉजिटिव होता है, ये वाला कहानी, ठीक है। अब y का वैल्यू कितना है आपका 2 है, ठीक है। तो वैल्यू कुछ भी रहे, साइन इसका क्या है प्लस है, तो y पॉजिटिव ऊपर होता है आपका, ये हो गया। तो ये दो लाइन आपका हुआ शेयर, तो दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट यही हुआ, ठीक है, दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट है ये। तो इसका मतलब थीटा जो है मेरा आर्ग्यूमेंट वो इस घर में आएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, हम लोग लिख सकते हैं सिंस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, मॉडुलस ऑफ y/x, tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y/x,
तो आप इसको लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y का वैल्यू था 2, y का वैल्यू था 2 और x का वैल्यू क्या था आपके पास 2। ठीक है, ये कहानी। ठीक है, यानी दोनों कट गया, ये आ गया आपका मॉडुलस ऑफ 1। तो आपको एक कहानी याद होगा कि tan थीटा इक्वल्स टू 10। ठीक है, 10 के टेबल में कौन से एंगल का वैल्यू होता है? 45 डिग्री। ठीक है, ये tan थीटा इक्वल टू दिखा रहा है 1, याद रखिएगा tan थीटा इक्वल टू दिखा रहा है ये 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि tan थीटा इक्वल tan 45 डिग्री यानी कि π/4, यही कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, मॉडुलस इसलिए दिया जाता है कि ये कौन से घर में जा रहा है नहीं पता, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा ये नहीं मालूम है, इसे सेफ्टी के लिए मॉड दिया जाता है। इसको एक्चुअल घर में पहुंचाने के बाद मॉडुलस हटा लेंगे हम लोग। तो हालांकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है आपका, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको याद होगा यहाँ 0 डिग्री होता है, 2 पाई भी होता है वहां पर, लेकिन छोटा वैल्यू लेके चल रहे हैं हम लोग 0 डिग्री। और 0 डिग्री से आपको इस घर में आना है, ध्यान से सुनिएगा, 0 डिग्री से इस घर में जाना है। तो 0 डिग्री से कौन सा डायरेक्शन लिया, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो ये आप देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज ले रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज जब भी लेगा तो एंगल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो 0 डिग्री से लिया इसलिए 0 प्लस थीटा। ठीक है, 0 प्लस थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 0 प्लस, ठीक है, ये एंगल π/4, तो आपको मिल गया इक्वल टू π/4। आर्ग्यूमेंट आपको आ गया π/4 और मॉडुलस इसका हो गया 2√2। इसी पर सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, z इक्वल्स टू -2√3 प्लस √3i। ठीक है, तो इसका भी आपको मॉडुलस चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका रियल पार्ट, यानी सिंपली लिखो। ठीक है, क्या था आपका z इक्वल्स टू x प्लस i1। ठीक है, तो x यानी रियल पार्ट, तो इसको उठाते हैं -2√3। ठीक है, x का वैल्यू आया आपको -2√3 एंड y जो है यहाँ पर y यानी इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका y इक्वल टू √3। ये हो गया आपका कहानी। ठीक है, तो आपको याद होगा मॉडुलस कैसे निकालते थे, मॉडुलस के मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू r इक्वल्स टू √x² यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस y² यानी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सही है ये, यानी इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं √x का वैल्यू है -2√3 x का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी इसका स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट यानी y इक्वल टू दिया हुआ है √3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये देगा 4 3 जा 12 और ये देगा आपको 3, कुल मिला के हो गया √15। ठीक है, यानी मॉडुलस आपको मिल गया √15। और जहां तक इसके आर्ग्यूमेंट का सवाल, मतलब हमको यहाँ पर थीटा का वैल्यू पता करना है, तो क्या करते हैं हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ, ज्यादा नहीं रफ के लिए, तो आप ध्यान से देखना। tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला याद होगा, मॉडुलस ऑफ y/x होता है आपका। tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y/x होता है। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस y का वैल्यू था आपका कितना, √3 बाय, ठीक है, मॉडुलस का वैल्यू तो y का वैल्यू था √3 और इसका वैल्यू क्या था x का -2√3। ठीक है, y/x सॉल्व करने पर ये √3 आपका कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 1/2, बचेगा सिर्फ इसका 1/2। अब सवाल है कि tan के टेबल में 1/2 किसी भी एंगल का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तब इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पर क्या चीज कि tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। ठीक है, इसको मॉड के अंदर रखते हैं, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा वेयर tan अल्फा इक्वल्स टू मॉडुलस 1/2। ये सिर्फ 1/2 रखो क्योंकि मॉडुलस तो हमने रख लिया है वहां पर, tan अल्फा का वैल्यू 1/2। ठीक है, क्योंकि tan के टेबल में किसी भी एंगल का वैल्यू 1/2 आपका नहीं होता। अब रहा सवाल कि x से क्वाड्रेंट डिसाइड करना, ये कौन से घर में जाएगा। तो सबसे पहली बात, ठीक है, x आपका नेगेटिव है
मतलब यहाँ नेगेटिव इस तरफ होता है एक्स एक्सेस, ठीक है, नेगेटिव यहाँ है, और y क्या है आपका पॉजिटिव, y पॉजिटिव है, मतलब y ऊपर की तरफ जाएगा, ये पॉजिटिव। अब बताओ इसका कॉमन घर कौन सा हो गया, ये वाला जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट हो, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। तो हम छोटा सा स्टेटमेंट, सिंस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट है मेरे पास यहाँ पर, तो ये आपका पाई है यहाँ, ठीक है, पाई है। तो पाई से ये 0 डिग्री, ये पाई बाय 2, आप वीडियो बैक करके चेक कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आने के लिए यहाँ से आपको इस घर में जाना होगा, यहाँ से किधर जाना होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट ऊपर की तरफ, ठीक है। वजह इसका कॉमन क्वाड्रेंट सेकेंड हुआ है, इसलिए सेकेंड घर गए। तो बताओ ये जो यहाँ से डायरेक्शन लिया है एंगल के लिए, ये पाई से लिया, इतना तो पता है। अब इस डायरेक्शन में ये घूम रहा है, ये डायरेक्शन में आपका ये घूम रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ आपका, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज जब भी घूमता है एंगल तो वो नेगेटिव होता है, ठीक है, यानी कि पाई माइनस, ठीक है, थीटा या अल्फा कुछ भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पाई माइनस अल्फा। तो थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में गया है, तो डायरेक्ट कंक्लूजन दे सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस अल्फा, यही इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, ठीक है। वेयर tan अल्फा इक्वल्स टू 1/2, आप इतना लिख के इसको छोड़ सकते हो, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं लोग प्रिंसिपल वैल्यू। तो एक्चुअली बाय डिफॉल्ट अगर आपको कभी भी थीटा निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है, मतलब आपको प्रिंसिपल वैल्यू पता करना है बाय डिफॉल्ट आपको। वैसे तो नॉर्मली आप चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकलेगा प्रिंसिपल वैल्यू मेरा, जैसे ये आपका हो गया, ये एक्स एक्सिस था आपका यहाँ पर, ये वाई एक्सिस था आपका यहाँ पर, ठीक है, यही था ना। तो ये क्या करता है कि आधा जो पार्ट है ये घुमा आपका, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, आधा घुमा ये एंटी क्लॉकवाइज और आधा घुमा ये क्लॉकवाइज, ऊपर घुमा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, और नीचे घुमा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी जस्ट मिरर इमेज की तरह आपका, ठीक है। तो यहां से शुरुआत करना है उसको, तो यहाँ 0 डिग्री होता, यहाँ कितना होता है आपका 0 डिग्री होता है, यहाँ पाई बाय 2 होता है यानी 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पाई होता है यानी कि 180, ठीक है। ये कहानी हुआ क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किया हाफ, इसलिए इस एंगल से पॉजिटिव आया। अब मूव करते हैं 0 डिग्री से क्लॉकवाइज, और जब भी क्लॉकवाइज मूव करता है वो एंगल नेगेटिव फॉर्म करता है। मतलब साफ है कि यहाँ 0 डिग्री है, ये क्लॉकवाइज घूमा तो यहाँ माइनस में आएगा एंगल पाई बाय 2, जिसको आप बोलते हो माइनस 90 डिग्री, ठीक है। ये फिर ये पूरा घूम के यहाँ आया तो माइनस पाई मतलब -1, यानी पाई भी यही है, माइनस पाई भी यही है, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर हम इसको बोले तो सबसे छोटा माइनस पाई, सबसे बड़ा पाई, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो आर्गुमेंट का हो गया वो -पाई से लेके +पाई के बीच लाई करेगा, ठीक है। यानी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि देयरफॉर थीटा यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू किसके बीच में, -पाई से लेके -पाई से बड़ा थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, यानी इसके बीच आएगा वो, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। इसे ज्यादा कुछ नहीं करना है, सॉल्व उसी तरह से आपको करना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना है चीजों को। तो नीचे की तरफ आते हो तो 0 से आप घूमे क्लॉकवाइज, इसलिए ये 0 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। और यहां से ऊपर की तरफ अगर जाओ आप तो 0 प्लस थीटा, वजह जहां 0 से ये एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है, ठीक है। जस्ट मिरर इमेज रहेगा, इस चीज को याद रखिएगा। ये आप जाते हो यहां पर, ठीक है। तो ये जो आप घर कवर कर रहे हो ये एंटी क्लॉकवाइज में आया था ना, एंटी क्लॉकवाइज में आया था ये। तो यहां से आप इधर आते हो तो ये इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, पाई का। तो पाई, और हालांकि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है इसलिए एंगल नेगेटिव पाई माइनस थीटा, और वहीं से अगर नीचे की तरफ आता है ये
तो ये वाला जो डिपार्टमेंट है दो घर, ये मूवमेंट किया हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए इसके लिए हम यूज करेंगे -π। ठीक है, तो ये -π से मूव किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी एंगल पॉजिटिव होगा, यानी हम लिख सकते हैं इसको θ-π। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल मिरर इमेज की तरह ये काम कर रहा है दोनों आपका। यहाँ पर 90 है तो यहाँ -90 है, यही कहानी है, इसका कुछ भी नहीं। जहां तक क्वाड्रेंट की बात है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक उसी तरीके से इसमें कोई चेंजिंग आपका नहीं। एज एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिए हम, z = -3 - ठीक है, हमको इसका सिर्फ आर्ग्यूमेंट पता करना है, यानी θ आर्ग्यूमेंट ऑफ z पता करना है कि कितना होगा ये, और अभी कुछ नहीं पता करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी हमको यहाँ पर तो रियल पार्ट यानी x का वैल्यू, सिंस x = कितना रियल पार्ट इसका -3। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट कितना है यानी y कितना है आपका -√3। ठीक है, रियल पार्ट भी निकालिए और इमेजिनरी पार्ट भी। घर अगर बनाते हैं हम लोग यहाँ पर रफ के लिए, तो आप ध्यान देना चीजों को, x आपका नेगेटिव है, तो अगर ये इसको आप x मानते हो, इसको y मानते हो अगर, ठीक है, तो आप बताओ x पॉजिटिव इधर होता है, नेगेटिव इस तरफ होता है, यानी नेगेटिव है x आपका, यानी ये सेट कर दो आप। फिर y नेगेटिव है, y भी नेगेटिव में है, तो y ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होता है, यानी ये वाला घर। ठीक है, ये वाला घर हो गया आपका। तो बताओ दो पार्ट आपका शेड हुआ, दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है? दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट हो गया ये, जो कि आप बोलते हो इसको थर्ड क्वाड्रेंट, जिसको आप बोलते हो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आर्गुमेंट की तरफ अगर बढ़े हम लोग यहाँ पर, तो लिख सकते हैं चीजों को कि सिंस tan θ फॉर्मूला था mod ऑफ y/x। ठीक है, यानी mod ऑफ y की वैल्यू कितनी है -√3। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है -3। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो माइनस कट जाएगा और ये √3 टाइम्स इसको काट देगा, यानी कि हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज tan θ = 1/√3 इम्प्लाइज। अब tan के टेबल में आप बताओ हमको यहाँ पर, ठीक है, मॉडुलस tan के टेबल में 1/√3 कौन से एंगल का वैल्यू होता है? tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री यानी π/6। ठीक है, tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री यानी 30 डिग्री को आप π/6 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, तो हालांकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया है ना आपका, कि सिंस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। किस घर में गया? थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या था फॉर्मूला आपका? θ-π। ठीक है, यानी इस घर में आने के लिए क्या था? θ-π। तो हम इसको लिख सकते हैं कि therefore थीटा इक्वल्स टू, और ये जो आपको थीटा बोलता है, ये थीटा ये एक्चुअल में आपका अल्फा है, यानी ये एंगल है आपका। ठीक है, यही आपका अल्फा है। ठीक है, तो अल्फा माइनस पाई, अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री, अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री माइनस पाई लिखो, या फिर इसके जगह पर 180 डिग्री ये लिखिए, या फिर 30 डिग्री को आप π/6, 180 को 30 से डिवाइड करो, कितना जाए 6 टाइम्स में, तो 30 डिग्री को आप लिख सकते हो π/6 माइनस 180 को पाई, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, इसको सॉल्व करिए -150 डिग्री और इसको सॉल्व करिएगा तो -5π/6, यही आपका आर्ग्यूमेंट हो। ठीक है, अब देखते हैं पोलर फॉर्म। तो जैसे आप लिखते हो z = x + iy, ये कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, ऑर्डर पेयर बनता है आपका इससे। ठीक है, इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। तो इसी को क्या करते हैं, therefore z = r, ठीक है, cos θ + I sin θ, z = इसको हम लोग बोलते हैं पोलर, यानी r जो कि मॉडुलस ऑफ z है, ये आप निकाल सकते हो यहाँ पर, और थीटा जो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z था,
इसका वैल्यू आप यहाँ पर निकाल सकते हो। निकाल के आर का वैल्यू और थीटा यानी आर्गुमेंट का वैल्यू प्लेस कर दीजिए, पोलर फॉर्म आपको मिल जाएगा। आप कहोगे ये कैसे आया, ठीक है, तो उसके लिए बेहद सिंपल तरीका है आपका। जैसे मान लीजिए ये आप एक्सिस, ठीक है, ये आप एक्सिस ड्रॉ किए हैं, ठीक है, ये पॉइंट आप ले लियो कोऑर्डिनेट फॉर्म में पी एक्स वाई, वजह है कार्टेशियन फॉर्म में, इसको आप लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई, इसको आप रिप्लेस किए। ये आपका रियल एक्सिस था, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस था, ठीक है, तो इसको आप किए यहाँ पर, तो ये दूरी आपको मिला x, ठीक है, और ये आपको मिला आपको कितना y, यही था ना। और इसको ऑरिजिन से जोड़ दें, इसको ऑरिजिन से जोड़ दें अगर, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ z यानी कि r। ये सही है आपका, ठीक है। और इसमें ये वाला हिस्सा जो है ये है आपका थीटा, थीटा इंक्लाइनेशन दिखा रहा है आपको, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर जिसका नेमिंग हम ए कर देते हैं। यही डायग्राम था आपका। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, इसका प्रूफ है कि सिंस इन राइट ट्राइंगल ओ ए पी, राइट ट्राइंगल ओ ए पी, ठीक है, तो गौर करिएगा आपको x का वैल्यू चाहिए, आपको x का वैल्यू चाहिए और y का वैल्यू चाहिए, यानी ये और ये वैल्यू चाहिए। गिवन के तौर पर सिर्फ आपके पास रहेगा मॉड्यूलस ऑफ z और कुछ भी नहीं। तो चलते हैं अगर, तो ये कहलाएगा आपका बेस यानी कि b, ठीक है, ये कहलाएगा आपका परपेंडिकुलर यानी कि p, ठीक है, और ये कहलाएगा आपका हाइपोटेनस, नहीं हाइपोटेनस यानी कि h। सही है ये। तो अब लेते हैं हम लोग, सबसे पहले x को टारगेट करते हैं, तो ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो बेस बाय हाइपोटेनस क्लास 10th में क्या पढ़े थे, बेस बाय हाइपोटेनस आप पढ़े होंगे कॉस थीटा बेस यानी कि ओ ए, ठीक है, और हाइपोटेनस यानी कि ओ पी। कुल मिला के कॉस थीटा इक्वल टू ओ ए का वैल्यू हो गया x आपका, और ओपी का वैल्यू हो गया आपका कितना है, मॉडुलस ऑफ z यानी r। हम r ही यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो देयरफॉर r इधर आके मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल टू ये हो गया r cos। फिर y की तरफ चले अगर हम लोग, तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है आपका, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का क्या स्टोरी था, साइन थीटा। साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर ए पी बाय हाइपोटेनस ओ पी, और प्लेसमेंट किए अगर तो साइन थीटा इक्वल्स टू एपी कितना है आपका y और ओपी कितना है r। तो देयरफॉर y इक्वल टू r साइन थीटा सॉल्व करने पे, और यही x और y का वैल्यू क्या करते हैं, ये इक्वेशन जो आप कार्टेशियन फॉर्म में लेके रखे हो इसमें प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर पुट x एंड y इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा z इक्वल्स टू x का वैल्यू r cos थीटा है, x का वैल्यू r cos थीटा है, प्लस y का वैल्यू r sin थीटा है। r कॉमन निकाल लो, ये cos थीटा प्लस i sin थीटा हो गया। तो यही हो गया आपका पोलर फॉर्म। यानी आपको सिर्फ क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट निकालना है और ले जाकर सिंपली प्लेस कर देना है, आपको पोलर फॉर्म तैयार। इस पे लास्टली कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग कि पोलर फॉर्म फाइंड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन 2 लिए, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन 2 लिए, तो आप गौर करो 2 को आप 2 प्लस 0i लिख सकते, मतलब x का वैल्यू रियल पार्ट अगर बाहर निकाले 2, ठीक है, और y का वैल्यू निकाले अगर आप यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 0। अब उसी तरीके से मॉडुलस अगर आप इस पर काम करो, मॉडुलस r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो कुल मिला के 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कुल मिला के आपको 2 ही, ठीक है। जहां तक मॉडुलस की सवाल है, तो जब आपका प्योर रियल होता है या प्योर इमेजिनरी होता है, आप कुछ भी मत करो,
अब ये ग्राफ बनाओ सिंपल, ठीक है। एक्स पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव है आपका, मतलब एक्स पॉजिटिव है तो ये कहाँ जाएगा आपका? इस तरफ आएगा यहाँ पर, ठीक है। वाई पॉजिटिव है या निगेटिव है? ये न्यूट्रल है, जीरो है, ये कहीं नहीं जाएगा। वाई ना ऊपर जाएगा पॉजिटिव की तरफ ना निगेटिव तरफ, यहीं। तो आप बताओ ये क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि कोई भी दो लाइन आपका सेट नहीं हुआ है, मतलब ये एक्सिस पर ही लाई करेगा, और वो है एक्स एक्सिस। और इस तरफ हालांकि ये सेट किया गया है, तो यहाँ होता है 0 डिग्री, यहाँ होता है पाई बाई 2, यहाँ होता है पाई, ठीक है, और यहाँ होता है माइनस पाई। सही है ये? यहाँ माइनस पाई भी होता है, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा का वैल्यू डायरेक्ट मेरा 0 हो गया। देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। आर्ग्यूमेंट भी मिल गया आपको, मॉडुलस भी मिल गया, तो सिंपली देयरफॉर पोलर फॉर्म इसका लिखना चाहेंगे हम लोग, ठीक है। पोलर फॉर्म जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यानी कि आर का वैल्यू 2 रह गया आपका, कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री प्लस आई साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। यही हो गया आपका पोलर फॉर्म और कुछ नहीं, यानी वैल्यू लाके सिंपली प्लेस कर दिए, खत्म हो। यानी किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन मिलता है अगर वो, ठीक है, आप उसको पहले सॉल्व करके फ्रेश करके a प्लस आई बी के फॉर्म में ले आओ, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही वो x प्लस आई बाई के फॉर्म में आता है, आप x का वैल्यू निकाल लो, y का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। पहले मॉडुलस आप निकाल लो ये फॉर्मूला यूज करके, और फिर आर्ग्यूमेंट आप निकाल लो और जाके सिंपली फॉर्मूला पे डाल दीजिए, वो आपका पोलर फॉर्म तैयार कर देगा, और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलते एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ। तो सबसे पहले वही x का वैल्यू -3, ठीक है, एंड y का वैल्यू प्लस, ये हो गया आपका x और y निकाल लिया आप यहाँ पर। हालांकि पोलर फॉर्म रखना है, पहले मॉडुलस आपको पता करना होगा इसका, ठीक है। मॉडुलस क्या होगा इसका? तो मॉडुलस का फॉर्मूला बेहद आसान था, r इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू r इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रूट अंडर -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 9, यानी कि कितना देगा सॉल्व करने पर? 18, यानी 3 रूट 2 देगा। मॉडुलस मिल गया आपको। अब चलते हैं आर्ग्यूमेंट की तरफ, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट क्या था आपका? फॉर्मूला याद होगा, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ y बाय, राइट, मॉड ऑफ y बाय x, यानी मॉड ऑफ y का वैल्यू +3 और x का वैल्यू -3, ठीक है। काट के ये आपको कुल मिला के 1 इस वजह से क्योंकि मॉडुलस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, याद रखिए। तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस 1। tan के टेबल में कौन से एंगल का वैल्यू होता है? tan 45, tan पाई बाई 4, ठीक है। अब सिंस पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, पाई बाई 4 यानी 180 डिग्री बाई 4 काट के 45 डिग्री, ठीक है। तो 10 बाई 4। अब डिसाइड करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग बना लेते हैं घर। अब बताओ एक्स एक्सिस जो है, इसमें एक्स क्या है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है आपका? तो इसमें एक्स आपका पॉजिटिव, नहीं सॉरी नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव मतलब यहाँ, ठीक है। वाई पॉजिटिव है मतलब ऊपर की तरफ है। तो बताओ कॉमन घर इसका कौन सा हुआ? सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा घर हुआ ये? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो लिखते हैं यहाँ पर कि सिंस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, याद रखिएगा ये वैल्यू जो है ये अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ पाई भी होता है, ठीक है। फॉर्मूला याद होगा आपको, इस घर में जाते हो सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ आपको पाई माइनस थीटा मिलता है, सॉरी यहाँ पाई माइनस अल्फा मिलता है, ठीक है। तो रूल्स के हिसाब से सेकेंड क्वाड्रेंट जाना है हमको, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, अल्फा यानी पाई बाई 4, ठीक है। तो सॉल्व करिए, ये आपको 3 पाई बाई 4। तो पोलर फॉर्म की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देयरफॉर पोलर फॉर्म क्या था आपका? z इक्वल्स टू r
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही था आपका पोलर फॉर्म। इम्प्लाई जेड इक्वल्स टू, आर का वैल्यू कितना मिला था आपको 3√2, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 3π/4 प्लस आई साइन थीटा का वैल्यू 3π/4, ठीक है। यही हो गया इसका पोलर फॉर्म। थैंक्स।